Okay, students, let us see here today's topic, history, chapter number 9. There is a period number 29. So we will see discuss here. Just continue the series of events. So we will discuss today Khilafat movement, non-cooperation movement, Simon Commission, civil disobedience movement, and Dandi March. Okay, so we have seen the last there was Jallianwala Bagh massacre. It was in 1919. So उसी सीरीज में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ओके, दे वर एक्सिस पावर एंड दे वर आल्सो अलायंस, मीन्स इटली, जर्मनी, तुर्की. सो इन दिस वे, तो ये तुर्की हार गए, तुर्की वॉज डिफीटेड. सो तुर्की was defeated. So America, Britain, they behave very bad. So in Turkey there were Khalifa Sultan. He was the Sultan of Islamic country in whole world. So they insulted Britain, America, France. They insulted and they removed the post of Khalifa in Turkey. So it was a massive movement in all over the world in Muslim community. So in India there was also the effect of Muslim movement, and in इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने ये मूवमेंट शुरू कर दिया, और इसकी वजह से इंडिया में क्या चल गया, खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मीन्स किससे बना है, खलीफा. और खलीफा क्या थे, ये उस समय के इस्लाम जगत के सबसे बड़े सुल्तान. ओके, सो इट वाज द खिलाफत मूवमेंट. 28 जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था. इस वॉर में आमने सामने थे एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स. एलाइड पावर्स मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर. बेसिकली कुछ तुर्किश ट्राइब्स ने मिलकर 1299 में ऑटोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया. ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को कैलिफ कहा जाता है, और पूरे वर्ल्ड के मुसलमान इन्हें अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते थे, क्योंकि मान्यता ये थी कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर थे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था जुलाई 1914 में, ये 4 साल के बाद यानी नवंबर 1918 में एंड हो गया था, और यहाँ पर सेंट्रल पावर्स की हार हुई थी. इसी के साथ शुरू हुई हारी हुई कंट्रीज के साथ पीस ट्रीटीज का दौर. साइन करोगे या नहीं? यहाँ पर एलाइड पावर्स ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन करना चाहते थे, और प्लान ये था कि ऑटोमन एम्पायर की सभी नॉन तुर्किश टेरिटरीज जैसे पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट को एलाइड पावर्स अपने कब्जे में ले लेंगे. इन नॉन तुर्किश टेरिटरीज में कई सारी इस्लामिक होली प्लेसेस थी, और अगर एलाइड पावर्स ट्रीटी ऑफ सेवरिस लागू करते हैं तो कैलिफ का इन इस्लामिक होली प्लेसेस पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा. इसीलिए पूरे वर्ल्ड के मुसलमान नाराज थे. वैसे तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑटोमन एम्पायर के कैलिफ के सपोर्ट में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन कैलिफ के सपोर्ट में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिली वो हो रही थी इंडिया में. मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने दूसरे मुस्लिम लीडर्स को साथ में लेकर 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एस्टेब्लिश कर दी, और पहली ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए गांधी जी. यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा. इससे जुड़ा हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इस जब ये शुरू हो गया तो गांधी जी ने भी इनका साथ दिया, और इन्होंने गांधी जी का साथ दिया. मीन्स हिंदू मुस्लिम दे वर यूनाइटेड. अब ये कब शुरू हुआ, हालांकि शुरुआत 1920 में, जस्ट इसके बाद, और इसी के साथ साथ स्वराज मूवमेंट भी चल रहा था. नॉन कोऑपरेशन, जैसा कि शब्द सही स्पष्ट है, नॉन कोऑपरेशन मीन्स ब्रिटिश का किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करना है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हों, चाहे वो प्लेसेज हों. तो इंडियंस जो थे वो बिल्कुल से ब्रिटिश के किसी भी काम में सहयोग नहीं कर रहे थे. क्लर्क ने ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस काम करना छोड़ दिया, गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए, लॉयर
कोर्ट कचहरी छोड़ दिए, डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स छोड़ दिए। तो इस तरह से सभी ने अपनी अपनी जो भी थी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ब्रिटिश की जॉब, उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। अब इस तरह से ये मूवमेंट शुरू हो गया, एक तरफ खिलाफत मूवमेंट और एक तरफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दोनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन इसी बीच 2 साल के बाद 4 फरवरी मीन्स 4 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है चौराचौरी स्थान है, वहाँ पे 1922 में कुछ, जबकि इनका क्या था मेथड गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन में, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का जो हथियार था, टूल्स था, इसी के सहारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। लेकिन इस डेट को 4 फरवरी 1922 को चौराचौरी प्लेस में कुछ भीड़ ने, मॉब, इन्होंने पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को बंद करके वहाँ पे आग लगा दी और लगभग 22 पुलिसमैन मारे गए, जिंदा जला दिया गया 22 पुलिस वालों को। तो इस तरह से गांधी जी को बहुत हर्ट हुआ, उनका जो नॉन वायलेंस का जो था कमिटमेंट वो ब्रेक हो गया, और इसी के साथ ही, इसी घटना के साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी स्टॉप हो गया। ओके, ड्यू टू दिस इंसिडेंट। देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। पहली बार पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। गांधी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी खोज निकाली थी। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम्स ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और अगर ऐसे टाइम पर हिंदूज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दें तो ये पहली बार होगा कि पूरा का पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सभी ब्रिटिशर्स से एक साथ लड़ रहे हैं। और अगर फिर क्या था, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया और देश उनके साथ आ गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करना था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था और उसकी जगह खादी कपड़े यूज़ करने थे। इसके अलावा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड या टाइटल्स दे रखे हैं तो उसको वापस करना है, यानी अवार्ड वापसी। दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन में कांग्रेस ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर मोहर लगा दी। अब क्योंकि बच्चों ने तो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस छोड़ दिए थे, वो तो इन सब मामलों में पहले ही आगे रहते थे, जहाँ मूवमेंट शुरू हुआ नहीं, इन्होंने स्कूल छोड़े। इसीलिए नेशनल लीडर्स ने कहा कि यार इनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो क्या हम लोग नेशनल कॉलेजेस खोल सकते हैं? तो काफ़ी सारे नेशनल लीडर्स ने नेशनल कॉलेजेस और विद्यापीठ खोल दिए। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी। इस समय में जो मेन कॉलेजेस खोले गए थे वो थे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया। और जिन दिग्गजों ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी उनके नाम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट की खबर आ गई, जहां लोगों की भीड़ ने 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। अब बात पहुंची गांधी जी तक। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। गांधी जी को तो वायलेंस पहले से ही पसंद नहीं है। खबर सुनते ही उनका तो खून खौल गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया उन्होंने। वो सच्चाई तो यही है कि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, जो अपने पीक पर था, उसको अचानक से बंद कर दिया गया। और इसके तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। अब हम आते हैं साइमन कमीशन। इतनी चीज़ें जो चल रही थी, इतनी आंदोलन, मूवमेंट, एक तरफ खिलाफत, एक तरफ नॉन कोऑपरेशन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम सीरियस और उन्होंने कमीशन पे कमीशन बनाना शुरू कर दिया। उसी में एक कमीशन है साइमन कमीशन, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए ये बनाया गया था। ये कब आया था? फरवरी 1928 को इंडिया में। लेकिन इसमें क्या बात थी कि ये कमीशन इंडिया के लिए था, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो इसका भारतीयों ने विरोध किया कि हमारे लिए है, हमारी बेसिक प्रॉब्लम को समझने के लिए, लेकिन कोई भी इंडियन नहीं है। तो उन्होंने इसको बाइकआउट करने का फैसला किया।
बॉयकॉट करने का फैसला किया और स्लोगन दिया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और इसी को इन्होंने दिया ब्लैक डे अनाउंस किया और हर जगह इसका विरोध हुआ। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय जो थे उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनके सर पे चोट लगी और उसी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये था साइमन कमीशन, जिसको फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि भारतीयों ने बहुत विरोध किया और इसको वापस जाना पड़ा। ये कहानी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसे मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट की खास बात ये थी कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था, और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही थी कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाया जाएगा। इसी एक्ट ऑफ 1919 में एक प्रोविज़न ये भी था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल के बाद यानी 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करके एक फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए ये प्रपोज और रिकमेंड करेगा। 1927 में लॉर्ड बिर्केनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और उन्हीं की देखरेख में 1927 में इस कमीशन को सेटअप किया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स थे और सर जॉन साइमन को इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। इंडियन लीडर्स को साइमन कमीशन कतई एक्सेप्टेबल नहीं था, वो इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन के सभी मेंबर्स ब्रिटिश थे और इनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बात कही गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पॉलिसी मेकिंग में इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना चाहता है। और अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है और एक भी इंडियन को नहीं रखा गया है। ये बात इंडियंस के लिए बहुत ही इंसल्टिंग थी। चंद अंग्रेज मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कितनी आजादी मिलनी चाहिए। इंडिया की सभी मेजर पार्टीज जैसे कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग एटसेट्रा ने भी साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया। इसी सिलसिले में जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया तो पूरे देश में मास प्रोटेस्ट और हड़ताल की गई और जगह जगह साइमन कमीशन के मेंबर्स को काले झंडे दिखाए गए। एक नारा जो उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो था साइमन गो बैक। लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर जेम्स स्कॉट नाम के एक पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दे दिए। इस लाठीचार्ज के कारण लाला जी को ऐसी घातक चोट पहुंची कि 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसी में है फिर 28 के बाद 29 ये हमारी घटनाएं लगातार चल रही हैं उसी सीरीज में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल मीन्स जो सिविलियंस हैं, डिसोबीडियंस मीन्स गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे लेकिन पोलाइट वे में, ओके, नॉट इन वायलेंस वे। तो सिविल जो थ्रू क्या करेंगे, डिसोबीडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, इस तरह का मूवमेंट चलाया गया। और उसी में कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में। इसके बाद 31 दिसंबर 1929 लाहौर जो सेशन था कांग्रेस का, उसी में इंडियन फ्लैग फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया, जिसमें से ट्राई कलर तो था ही, ट्राई कलर, लेकिन उसके बीच में क्या बना हुआ था, चरखा, जो आज अशोक चक्र है उसकी जगह पर क्या था, चरखा बना हुआ करता था। फ्लैग होस्टिंग हुई और उसी सेशन में उसी टाइम पे ये क्या कब था, मिडनाइट, आधी रात को, मिडनाइट रावी रिवर के किनारे ये हुआ। और उसमें टोटल इंडिपेंडेंस का जो था उनका कमिटमेंट, उसको इस्टेब्लिश किया गया कि अब हम क्या अचीव करेंगे, टोटल इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस ने उसी में डिसाइड किया कि हर 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। इसी के साथ ही क्या शुरू हो गया, मीन्स 1930 को फर्स्ट आप कह सकते हैं, जस्ट इसके बाद 26 जनवरी को क्या मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन कब एक्चुअली में कब आज़ाद हुआ इंडिया, 15 अगस्त 1947। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे ये हो गया न्यू, अब ये ओल्ड हो गया। तो ये जो डेट था ये लगभग आप कह सकते हैं कि 30 to 47 मीन्स 17 ईयर्स तक
इसको हम मनाते रहे 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट थी 26 जनवरी। तो ये डेट बेकार न जाए इसलिए जानबूझ के 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट हुआ, लागू किया गया और फिर क्या बना दिया गया 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। तो ये डेट भी सेफ हो गई और ये डेट भी सेफ हो गई। तो ये है हिस्ट्री डेट्स की। वैसे भी आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू कैन को रिलेट। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये तय किया गया इस डेट में। ये क्या थी शुरुआत, एक तरह की बैकग्राउंड, उसकी भूमिका। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने की कोशिश करें तो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी गई और अल्टीमेटम दिया गया था 1 साल का, यानी दिसंबर 1929 तक का। तो दिसंबर 1929 तक कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के जवाब का इंतजार था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना तो नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था और ना ही उन्होंने कोई जवाब भेजा। तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि कांग्रेस को अब एक मास मूवमेंट लॉन्च करना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या कि उसी महीने कांग्रेस का 1929 लाहौर सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट चुने गए जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में बोला कि देखो भाई, नेहरू रिपोर्ट के जरिए हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी और इसको एक्सेप्ट करने के लिए 1 साल का समय भी दिया था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे नहीं माना। तो ये बात अब यहाँ पर ख़त्म होती है। अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस देना चाहे भी तो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि अब से कांग्रेस का सिर्फ एक ही गोल होगा और वो है पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे कम कुछ नहीं चलेगा। तो बेसिकली दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया। लाहौर सेशन के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने भारत के झंडे को फहरा दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि आने वाली 26 तारीख यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। तो इस दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाने लग गया। अब क्योंकि कांग्रेस लीडर्स ने जब नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी तो ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो कांग्रेस जो है वो एक मास मूवमेंट लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी गांधी जी को दी। तो गांधी जी ने यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी और उन्हें तलाश थी एक ऐसे मुद्दे की जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ताना बाना बुना जा सके। तभी उनकी नज़र पड़ी सॉल्ट टैक्स पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1882 में सॉल्ट टैक्स बिल पास किया था। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि यार एक इंसान को जिंदा रहने के लिए नमक भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हवा और पानी, और इन अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है। इससे ज़्यादा इनह्यूमन अमानवीय टैक्स और क्या हो सकता है। अंग्रेज़ों ने उस समय नमक पर अराउंड 65 to 70% टैक्स लगा रखा था और अकेला सॉल्ट टैक्स ही पूरे ब्रिटिश रेवेन्यू का 15% हुआ करता था। इसके अलावा नमक जो है वो हर तबके के इंसान की ज़रूरत थी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। और गांधी जी एक्चुअली ऐसा ही मुद्दा खोज रहे थे जिससे हर कोई जुड़ सके। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट टैक्स लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। 12 मार्च 1930 बुधवार का दिन था। गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स को गुजरात के अपने साबरमती आश्रम से लेकर निकल पड़े। डेस्टिनेशन था डांडी, जो एक कोस्टल विलेज है, समुद्र के किनारे है और नमक बनाने के लिए एक बढ़िया जगह है। मैप में आप देख सकते हो वो रास्ता जो गांधी जी ने पैदल कवर किया था। साबरमती आश्रम और डांडी के बीच टोटल दूरी थी 390 किलोमीटर की। गांधी जी की इस पथ यात्रा को ही डांडी मार्च कहा जाता है। गांधी जी ने ये 390 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में पूरी की। इसके अलावा डांडी मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि गांधी जी ने सफ़ेद रंग की खादी पहनी हुई थी और इस 390 किलोमीटर यात्रा में हज़ारों लोग इनकी यात्रा में जुड़ चुके थे और गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगे थे। और ये सब लोग भी सफ़ेद रंग के खादी कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो एक सफ़ेद रंग की नदी बह रही हो। इसीलिए इस डांडी मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। लगभग 50,000 लोग गांधी जी के साथ डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने डांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया और इसी के साथ शुरुआत हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ पर एक कसम खाई कि साबरमती आश्रम अब वो तब तक नहीं लौटेंगे जब तक देश को आज़ाद नहीं करा देते। और एक्चुअली में गांधी जी साबरमती आश्रम इसके बाद कभी नहीं लौट पाए, इवन देश के आज़ाद होने के बाद भी। स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट कैसे होता है? दांडी मार्च। कैसे होता है? दांडी मार्च स्टार्टिंग
कैसे हुई? उस समय गए थे वायसरॉय लॉर्ड इरविन इंडिया के, तो उन्होंने कांग्रेस ने इनको अपना पूरा जो था प्रपोजल इनको सौंपा गया लॉर्ड इरविन को, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जो डिमांड्स थी कांग्रेस की उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। सो गांधी जी डिसाइडेड दांडी मार्च। दांडी मार्च क्यों? बिकॉज देयर वाज सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जो नमक हम खाते हैं डेली लाइफ में, इट वाज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ food, Indian food. So British government they used to take high taxes on salt making and purchasing also. हमारा ही नमक और हमारे देश में वो महंगे दाम में बेच रहे थे। उन्होंने नियम बनाया था, एक लॉ बनाया था जिसका क्या नाम था, सॉल्ट लॉ। उसके तहत कोई भी इंडियन नमक नहीं बना सकता है, और कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स। और फिर वही नमक, हमारे देश का नमक, हमको ही महंगे दाम में बेच रहे थे। तो गांधी जी ने इसका विरोध करने का फैसला किया और शुरुआत कैसे की? दांडी एक है सी कोस्टल एरिया गुजरात का, तो उन्होंने साबरमती से दांडी जाने का फैसला किया और यहीं भी जाकर उन्होंने नमक बनाने का फैसला किया। तो साबरमती से उन्होंने शुरुआत की और इसी के साथ दांडी मार्च के साथ ही शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो साबरमती मीन्स दांडी मार्च की जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? साबरमती। ये कब हुआ? 12 मार्च 1930। साबरमती से उन्होंने चलना शुरू किया कब? 12 मार्च 1930। और दांडी कब पहुँचे? 5 अप्रैल 1930 को। मीन्स आप कह सकते हैं कि 23 दिनों में 200 मील की यात्रा की उन्होंने। और जिस गांव में भी जाते तो वहाँ पहले ही सूचना पहुँच जाती कि गांधी जी आज इस गांव में रुकेंगे, तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती थी उनके रुकने की, खाने पीने की। और फिर अगले दिन सुबह नेक्स्ट अपना जो था डेस्टिनेशन वहाँ पे चल देते। तो इस तरह से 23 डेज में वो कहाँ से पहुँचे? साबरमती से दांडी। और इन्होंने यहीं पे जाके 5 अप्रैल 1930 उन्होंने साल्ट ब्रेक नमक बनाया, और जो था नमक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको तोड़ दिया। इसके साथ ही साथ तो माने इंडिया में भूचाल आ गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द तेज रफ्तार पकड़ लिया कि देखते ही देखते दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सोलापुर, पूरे देश में ये क्रांति, ये मूवमेंट फैल गया। और जो थी गांधीयन कैप, गांधी जी जो कैप थी वो एक तरह से सिंबल बन गया देश प्रेम का। हर किसी के सर पे वो टोपी दिखती थी। और इतना ही नहीं, इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों। महिलाओं ने भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी दुकानें शराब की, उसका विरोध किया, वहाँ पे धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिया। तो सभी ने कुल मिला के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ओके। Gandhi organized a salt march from the Gandhi ashram in Ahmedabad to the seaside village of Dandi in the south of Gujarat. It started on the 12th of March 1930 with Gandhi and 78 people. We know them as freedom fighters because they struggled not only against unfair laws, but also for Indian freedom from British rule. Along the 240 miles from Ahmedabad to Dandi, thousands of people from all over India joined the march to protest British rule, the high salt taxes, and the unfairness of not being allowed to produce and sell their own salt. Gandhi and his followers walked about 12 miles a day and reached Dandi in 3 weeks. He called it a battle of right against might. At the end of the march, Gandhi picked up some grains of salt from the seashore and took a pledge. With these crystals of salt, I am going to shake the foundation of the British Empire. With the Dandi March,
Gandhi launched the civil disobedience movement against the British Empire. Following the Salt March, 80,000 Indians, along with Gandhi, were jailed. तो इस तरह से चीज़ें हैं. These are the events. हैं तो बहुत सारे, but we will discuss small topics, and I'm also sending the reference video so you can understand in a better way. Okay, so it is better. So it is enough for today. We will discuss on next topic in next video. Okay, so I hope you will read in the book. I have also given you the PDF in Hindi version, so you can read it very well. Okay, so it is for today. Happy Independence Day. Thank you.